हेलो साथियों, हर साल हम लोग भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग लगातार करते आएंगे। इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कुछ लोग जो ठीक से इतिहास नहीं जानते हैं या जिन लोगों के पास ऐतिहासिक समझ नहीं है, वो लोग इसको केवल शौर्य दिन कहते रहते हैं, मगर ये शौर्य दिन नहीं है। शौर्य दिन अगर हम मान ले तो जो पराजित हो गए उन्होंने भी शौर्य दिखाया। मर गए, लड़ते लड़ते मर गए तो वो भी तो शौर्य दिखा रहे थे। लड़ते लड़ते मरने वाले लोगों को भी तो शौर्य दिखाने का मौका मिला, तो शौर्य तो नहीं कहा जा सकता। या उनके लोग जो लड़ते लड़ते मर गए थे, वो लोग तो ये कार्यक्रम मनाने के लिए आते नहीं है। उनको तो आना चाहिए, मनाना चाहिए कि उनके हक के लिए वो लड़ते लड़ते मर गए, मगर वो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं तो ये केवल शौर्य दिन नहीं है। तो हमारे लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और केवल लड़ाई लड़ी नहीं बल्कि लड़ाई जीती। तो जीतने का इतिहास है, और ये इतिहास अगर जीतने का नहीं होता तो बाबा साहब आम्बेडकर भी उन लोगों को मानवंदना देने के लिए नहीं आते। जब बाबा साहब आम्बेडकर मानवंदना देने के लिए आते थे तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से इसमें कोई संदेश है जो हमारे लोगों को देने लायक है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई जीती, तो जीतने के पीछे मकसद था कि जो पेशवा लोग हैं, वो पेशवा लोग हमारे लोगों के पिछवाड़े पे झाड़ू लटकाते थे और मुंह में हंडी लटकाते थे। पेशवाओं के राज में ऐसा होता था और भारत के दूसरे राज में, दूसरे जगह भी राज था, मगर दूसरे जगह ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता और ऐसा कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। एक तो जाति की समस्या है और जाति के ऊंच नीच की समस्या है, और एक अनटचेबिलिटी की समस्या है। हमारे लोग इसका भी फर्क नहीं समझते कि जाति की समस्या ये ऊंच नीच की समस्या है और अनटचेबिलिटी की समस्या ये छूत अछूत की समस्या है, अस्पृश्यता की समस्या है। ऊंच नीच की समस्या ब्राह्मण छोड़कर सभी के साथ होती थी।
इवन क्षत्रियों के साथ भी, अभी क्षत्रियों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने अपनी व्यथा बताई, ब्राह्मणों के कंपैरेटिवली उनके साथ भी भेदभाव होता था, ब्राह्मण उनके साथ भी भेदभाव करता था। तो ये तो जात के अंदर जो ऊंच नीच का भाव है वो क्षत्रियों को भी भोगना पड़ता था। तो क्षत्रियों की जातियां थी, वैश्यों की जातियां थी और शूद्रों की जातियां भी थी। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को शूद्रों में और अछूतों में फर्क होता है ये भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग शूद्रों को ही अछूत मानते हैं। शूद्र अछूत नहीं है, शूद्र तो टचेबल लोग हैं। महाराष्ट्र में कुणबी, मराठा, ओबीसी ये तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र माने गए लोग हैं, मगर ये अनटचेबल तो लोग है नहीं। अनटचेबल लोग अलग है। तो जो शूद्र वर्ण था वो बाकायदा चौथा वर्ण था, और अछूत जो है वो चौथे वर्ण में शामिल लोग नहीं थे। ये पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता। तमाम पढ़े लिखे लोग जो अछूतों के हैं वो अछूतों में और शूद्रों में घालमेल करते रहते हैं। इसकी वजह से भी समस्याएं हैं। समस्या कौन सी है? जागृति की समस्या है। जब आप अछूतों को और शूद्रों को दोनों को घालमेल करते हुए शूद्र मानते रहते हो तो फिर जागृति करने के लिए तो आप लोगों को अलग से सोचना पड़ता है। तो वो सोचने का काम ही नहीं करते तो आप लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं? आपके लोगों के पास ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी का भी अभाव है। ज्ञान और जानकारी में फर्क है, ये भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। ज्ञान अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है। मगर ये फर्क भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। जो जानकारी सफल हो जाती है, जो जानकारी उपयोग और प्रयोग करने के बाद सफल होती है, वो ज्ञान है। जो जानकारी उपयोग और प्रयोग में ही नहीं लाई जाती, जानकारी है, आपके पास जानकारी है, उसका आप उपयोग और प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो आपके पास जानकारी है, उसको क्या छाटने का, क्या करने का, उसका अचार डालने का, उसकी चटनी बनाने का, क्या करने का, क्या उसका? जानकारी को अगर हथियार मान लिया जाए तो हथियार का तो उपयोग और प्रयोग करने में उपयोगिता है, दिखाने में थोड़ी उपयोगिता है। हथियार का उपयोग और प्रयोग करने में उसकी उपयोगिता है, दिखाने में उसकी उपयोगिता नहीं है। तो एक तो जानकारी होती है, एक ज्ञान होता है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। ब्राह्मण लोगों ने ये प्रचार किया, जानबूझकर प्रचार किया और जानबूझकर ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म रखा। कब रखा? जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज भारत में आने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि अब अंग्रेजों के राज में दूसरे लोगों को भी अधिकार मिल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों ने शूद्रों और अछूतों में फर्क करना शुरू कर दिया। छूत और अछूत के बीच में फर्क करना शुरू कर दिया कि जो मराठा है, जो ओबीसी है, वो अछूत नहीं है, जबकि ब्राह्मण मराठा और ओबीसी के भी घर में जाकर खाना नहीं खाता था, अछूतों के घर में तो खाता ही नहीं था, मगर ओबीसी मराठा लोगों के भी घर में नहीं खाता था।
तो होता यह है कि केवल अछूत लोग ही ऐसा मानते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। भारत के संविधान के अनुसार जिन अछूतों को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही मानते हैं कि केवल उनके साथ ही भेदभाव होता है। गलत बात है। शेड्यूल कास्ट के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव होता है, और दूसरे जो शूद्र सछूत लोग हैं उनके साथ भी ब्राह्मणों के द्वारा भेदभाव होता है। अगर नहीं होता तो शिवाजी महाराज के साथ ब्राह्मणों ने भेदभाव क्यों किया? वो तो राजा थे। राजा होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने भेदभाव किया। शिवाजी महाराज के साथ भेदभाव किया। शिवाजी महाराज राजा होने के बाद भी राजा नहीं माना। शिवाजी महाराज को राजा होने के बाद भी राजा नहीं मानते थे। राजा के राज में जो प्रशासन होता था वो सारा प्रशासन ब्राह्मणों के हाथ में होता था। इवन शिवाजी महाराज का राज था, प्रशासन ब्राह्मणों का होता था, और सारे फैसले प्रशासन के ब्राह्मण लोग करते थे। जब ब्राह्मण फैसले करते थे तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों के विरोध में फैसला नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? ये हाथ को ये कहा जाए कि इस हाथ को काटा जाए, तो ये हाथ नहीं कर सकता। ये हाथ को, राइट हैंड को ये कहा जाए कि लेफ्ट हैंड को जरा काटो, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड को काटने का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों भी एक ही शरीर का हिस्सा है। क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड को काटने का काम करेगा तो शरीर को तो एक ही होने की वजह से वेदना होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वाभाविक सिद्धांत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती, और समझ में ना आने की वजह से बहुसंख्याक लोगों का संगठन बनाने के लिए काम करना चाहिए, ऐसा विचार ही हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आता। बहुसंख्याक लोगों का जब तक संगठन बनाने का विचार आपके मन में नहीं आएगा तो आचरण कहां से होगा? भले तो विचार आएगा, उसके बाद आचरण होगा। विचार ही नहीं आता है, आचरण कहां से हो? और अगर आचरण नहीं हुआ तो फिर परिवर्तन कहां से होगा? परिवर्तन तो सबसे पहले विचार से होता है। विचार को आचरण में लाना पड़ता है, आचरण समाज जीवन में करना पड़ता है, और समाज जीवन में फिर परिवर्तन आता है। इतना सामान्य तो है नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। कितने लोगों को समझ में आता? और ऐसा समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं तो ब्राह्मण धर्म को बचाने का काम करते हैं। समझ में भी नहीं आता। अगर आप ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म कहोगे तो ब्राह्मण और बहुजन अलग अलग हो जाएगा। तो पहले तो आपको ब्राह्मण और बहुजन को अलग अलग करने का हुनर सीखना होगा। अगर ये हुनर नहीं है तो बहुजन को जागृत करने का, इकट्ठा करने का, और फिर बहुजन की संगठित शक्ति निर्माण करने का, फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके परिवर्तन करने का कहां से होगा? दिमाग में पहले बदलाव लाना पड़ता है, अपने ही दिमाग में बदलाव लाना पड़ता है। अगर अपने ही दिमाग में बदलाव नहीं लाते हो तो फिर समाज में कहां से बदलाव आएगा? बदलाव तो पहले अपने दिमाग में लाना पड़ता है, फिर जाके समाज में बदलाव आता है।
तो सबसे पहले धर्म के संदर्भ में ये समझना जरूरी है, हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। तीसरी बात, ब्राह्मण धर्म बहुजनों का धर्म नहीं है। चौथी बात, अगर ये बहुजनों का धर्म नहीं है तो जो तुम्हें अक्ल आ गई, जो तुम्हें समझदारी आ गई, वो सारे बहुजनों में आनी चाहिए। सारे बहुजनों में आनी चाहिए तो पहले उसका प्रचार प्रसार करना होगा और दूसरे लोग इस बात को समझने वाले तरीके से दूसरों को समझाना होगा। दयानंद सरस्वती कहा करते थे, ब्राह्मण थे, वो क्या कहते थे? हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू शब्द से लोगों को अलग करना है, ब्राह्मण भी हिंदू शब्द का उपयोग ना कर सके तो होशियारी से उपयोग करने का हुनर चाहिए। तो पहले इस बात का प्रचार करो जो दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। इस बात का प्रचार करो। आरएसएस के लोग हिंदू शब्द उच्चारण करना बंद कर देंगे। क्यों? वो इसलिए बंद कर देंगे कि लोग बोलेंगे, अरे ये तो ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहकर गाली दे रहे। तो जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है या ओबीसी है, वो ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के विरोध में ओबीसी खड़ा हो गया तो फिर तो ब्राह्मण 3.5 सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ब्राह्मण तो इतना गधा है नहीं, ब्राह्मण इतना गधा है नहीं जो अपने से अपने को सेग्रीगेट कर लेगा। इतना आसान तो है नहीं ना, इतना तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद संभव नहीं हो रहा है। तो अपने से कर लेगा तो ऐसा तो संभव नहीं। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अब दयानंद सरस्वती ब्राह्मण ही है तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की बात इनकार कैसे करेगा? कर नहीं सकता, मुश्किल है। इसलिए जब हमने इस बात का प्रचार शुरू कर दिया, मैंने सोशल मीडिया में जब इस बात को उछालना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों को लगा, अरे ये तो मुश्किल हो जाएगा, साले हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे तो ब्राह्मण हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा और ओबीसी के लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए उस शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों ने करना बंद कर दिया। अब करना बंद कर दिया तो धर्म का नाम रखे क्या? दूसरा सवाल खड़ा हो गया। हिंदू कह नहीं सकते, फिर क्या कहे? तो उन्होंने हिंदू कहना बंद कर दिया और हिंदू कहने के जगह सनातन कहना शुरू कर दिया। तो यह संकट तो मैंने चर्चा शुरू किया इस वजह से ब्राह्मणों के अंदर पैदा हो गया। अगर मैंने चर्चा शुरू नहीं की होती तो ब्राह्मण इस संकट में नहीं फंसता। तो ब्राह्मण को मैंने फंसा दिया, तो वो कहने शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे धर्म का नाम सनातन है। ये रिकॉर्डेड बातें हैं हमारे पास में, रिटर्न में है। ब्राह्मणों ने इसको सनातन कहना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भाई सनातन शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। सनातन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का नहीं है। सनातन शब्द तो पाली भाषा का है। और बुद्ध ने अपने प्रवचन में एस धम्मो सनातनो, ये जो प्रवचन है, इस प्रवचन में एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। तो अपने धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धिज्म जो है ये कोई और नहीं, ये सनातन धर्म है। और ये रिकॉर्डेड है। और वेद में सनातन शब्द है नहीं, संस्कृत भाषा में सनातन शब्द है नहीं, ये पाली भाषा से आया हुआ शब्द है। तो ये उधार
ब्राह्मण लोग ले नहीं सकते, लिया तो आरोप हो जाएगा तुमने यहां से उधार लिया, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो जो लोग अपने को पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वो गधे साबित हो जाएंगे। कम से कम दूसरे लोग, आप लोग उसको गधा नहीं कहेंगे ब्राह्मण को, तो मतलब मैं तो कहूंगा गधा, तुम साले नालायक और गधे लोग, सारी दुनिया वाले तुम लोगों को पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, मगर मैं तो कहता हूं तुम गधे लोग हो। तुम्हारे पास शब्द भी तुम्हारा नहीं है, तुम बुद्धिस्ट लोगों का शब्द सनातन यूज कर रहे हो, ये शब्द भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध के प्रवचन में ऐसा धम्मो सनातनो जो पाली भाषा का प्रवचन है उसमें ये शब्द है। तो वहां पर उनके सामने संकट खड़ा हो जाता है। अब सनातन भी नहीं कहे तो कहे क्या, एक सवाल खड़ा हो जाता है। ये ब्राह्मण तो नाम विहीन हो जाएंगे, तो प्रचार करेंगे कैसा? प्रचार करना पड़ता है ना। जैसे किसी पौधे को बड़ा करना है तो उसको पानी देना पड़ता है। अगर आप किसी पौधे को पानी देना बंद कर दोगे तो कुछ दिन के बाद वो पौधा सूख जाएगा और वो बढ़ना बंद हो जाएगा। तो पानी, किसी सिद्धांत का प्रचार लगातार अगर करोगे तो वो उसका खाद पानी है, प्रचार बंद हो जाएगा। अगर प्रचार बंद हो गया तो वो मामला वही खत्म हो जाएगा और लोगों के जहन में बार बार अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो लोगों को याद नहीं रहेगा, कोई और चीज़ लोगों के दिमाग में आ जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए ब्राह्मणों के सामने संकट है। भी ब्राह्मणों के सामने संकट है तो वो संकट वो दूर कैसा करते हैं, ये सवाल है। वो कैसे दूर करते हैं? उनके पास मीडिया है, मीडिया का मैनेजमेंट करते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। दूसरा, सारे बहुजन समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितने संस्कार होते हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण करते हैं। तो हमारे लोगों का कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के बगैर होता नहीं है, तो वो उनके यहाँ जाते ही रहते हैं और वो उनके दिमाग में पेनिट्रेट करते ही रहते हैं और अपनी बातें उनको बोलते ही रहते हैं। अगर एक ब्राह्मण किसी बहुजन के घर में गया और उसके घर में ब्राह्मण ने किसी बहुजन के दिमाग में कोई बात डाली, वामन मेश्राम को कैसा पता चलेगी? वो तो आइसोलेशन वाला मामला है, वो कोई अखबार वाला मामला तो है नहीं, वो तो कोई सोशल मीडिया वाला मामला तो है नहीं है। अगर सोशल मीडिया में होता तो वामन मेश्राम को मालूम हो जाता। वो तो घर के अंदर गया, घर में सलाह दिया, सलाह उसने मान लिया बहुजन ने, वो तो मुझे मालूम ही नहीं होगा। और जब मालूम ही नहीं होगा तो उसके दिमाग में जो खराबी आएगी उसमें बदलाव कैसे होगा? तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है लार्ज स्केल तक संगठन बनाओ। और लार्ज स्केल तक संगठन बनाने का जो मामला है वो कहां तक होना चाहिए? बूथ लेवल तक। अब भारत में चुनाव होते हैं, अगर सारे देश भर में चुनाव हो, सार्वत्रिक चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो भारत सरकार चुनाव आयोग 15 लाख बूथ तैयार करती है। तो हमारे संगठन भी 15 लाख बूथों में होना चाहिए। एक बूथ 1200 वोटर्स का होता है। इसका मतलब है 2-2.5 हजार लोग एक बूथ में रहते हैं, जिसमें 1200 वोटर होते हैं जिनकी उम्र की सीमा 18 साल होती है। सभी लोग 18 साल के नहीं होते हैं, इसलिए 1200 के 2400 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, संख्या 3000 हो सकती है, मगर वोटर 1200 ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को हमारा संगठन बूथ लेवल तक बनाना चाहिए। अगर आपने बूथ लेवल तक संगठन बनाया और बूथ लेवल तक कम से कम एक कार्यकर्ता आपका अगर है, तो बूथ में क्या चल रहा है आपके कार्यकर्ता को मालूम हो जाएगा। अखबार में खबर आए या अखबार में खबर ना आए, आपको मालूम हो जाएगा कि बूथ में क्या चल रहा है। तो आपका संगठन बूथ लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए 15 लाख बूथ हमारे लोगों को बनानी चाहिए। आप लोग इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है। अगर आप इस देश में आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, आंदोलन तो खड़ा कर दिया।
आंदोलन खड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जन आंदोलन खड़ा करना होगा। आंदोलन अलग चीज है, वो तो खड़ा हो गया। 769 जिले हैं, उसमें 625 जिलों में हमारा संगठन फैल गया, विशाल संगठन हो गया। 32 राज्यों में बहुत बड़ा संगठन हो गया। हर जगह हमारे कार्यकर्ता हो गए। मगर एक जिले में आपकी शाखा बनना या एक तहसील में शाखा बनना बूथ लेवल का तो नहीं माना जा सकता। बूथ लेवल का संगठन 1200 वोटर पर एक बूथ होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का नियम है। मैं तो आपको कह रहा हूं बूथ लेवल का संगठन होना ही चाहिए। मगर जब आप बूथ लेवल का संगठन बनाते हो तो बूथ लेवल का संगठन भौगोलिक नेटवर्किंग होगा। वहां जब आप शाखा तैयार करते हो तो ये एक भौगोलिक शाखा हो गई, बूथ लेवल की शाखा हो गई, जिसमें 1200 वोटर है। अब ये जो 1200 वोटर है कौन है? शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, एमबीसी है, ओबीसी है, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं। 14-15 लगभग 1000 वोटर में 15 सामाजिक समूह हैं। तो 1000 वोटर में 15 सामाजिक समूहों के 15 कार्यकर्ता होने चाहिए। एक सामाजिक समूह में एक कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो बूथ का संगठन तो होना ही चाहिए, बूथ के अंदर सामाजिक समूह का संगठन होना चाहिए। तो दिल्ली में जो भी फैसला होगा वो 15 सामाजिक समूहों तक फैल जाएगा। तो इस देश में कोई शक्ति रेवोल्यूशन को रोक नहीं लगा सकती यदि आपने ऐसा कर लिया। अच्छा, ये करना आपके नियंत्रण में है। ब्राह्मण आपको कह नहीं रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं करो करो करो, और कितनी बार कहूं करो। मैं सोचता हूं एक बार कहने से शायद आपके भेजे में नहीं घुस रहा है, मैं समझा के घुसा रहा। ऐसा करने से 15 लाख बूथ का संगठन होगा और ये सामाजिक समूहों में 2 करोड़ लोगों का सामाजिक समूह होगा। और 2 करोड़ लोगों का सामाजिक समूहों का अगर आंदोलन आप देश में शुरू करोगे और एक सामाजिक समूह में 10 लोग अगर मोबिलाइज हो जाते हैं, 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए तो आज़ादी के आंदोलन में 3 करोड़ लोग गांधी ने उतारे थे, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अगर 20 करोड़ लोगों को सड़कों पर आपने उतार दिया तो ब्राह्मण को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। वो ये बोलेंगे बेटा आपको हमने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, अब यहां रहने जैसा कुछ रहा नहीं है, मरने के लिए मरने के बाद 7-8 फीट की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी समझ में नहीं आ रहा है। जिंदेपन में तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, कि मरने के बाद जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा पूछेगा बेटा इतना पिताजी इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, वो अमन मेश्राम सारे देश भर में लोगों को जगा रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, उनको ज़्यादा आता है। मेरी बात उनको ज़्यादा समझ में आती है, हमारे लोगों को कम आती है। और जैसे ही उनको आती है वो अमेरिका और यूरोप का टिकट निकालते हैं और हमारे लोग अपने गांव से तहसील का टिकट नहीं निकालते, तहसील से जिले का नहीं निकालते, जिले से कमिश्नरी का नहीं निकालते, कमिश्नरी से स्टेट का नहीं निकालते। और इसके लिए अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी मुंह बजाना पड़ता है, अपना मुंह बजाना है, कुछ नहीं, अपना मुंह बजाना। जैसे मैं बजा रहा हूं ना वैसे आपको मुंह बजाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मुंह बजाने का भी काम नहीं करते हैं हमारे लोग। तो ये जब आप करोगे नहीं, आपके पास साधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। बगैर साधन के क्या कर सकते हैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा अखबार में आर्टिकल लिखो,
तो हमारे लोग जागृत हो जाएंगे। नहीं नहीं, अरे आप जबान चलाओ भाई, अपने सामाजिक समूहों में जबान चलाने का काम करो, समझाने का काम करो, उनके सवालों का जवाब देने का काम करो, और लगातार जब तक सफलता मिलती नहीं है तब तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं 50 साल से बोल रहा हूं, मैं तो नहीं थका हूं। अभी मेरी उम्र जितनी हो गई है तो 19 साल में मैंने नौकरी हासिल की और पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया। मैं जब नौकरी में गया तो वहाँ पहले से एक बामसेब का आदमी था, पहले से बामसेब का आदमी था, तो उसको मालूम था अरे जुड़ुल काट का आदमी, वही मुझे मिला। और मिलने के बाद वो मुझे पहले ही दिन शाम को 6 बजे छुट्टी होने के बाद वो सीधा बामसेब की मीटिंग में लेके गया। मैं भी गया। मैं अकेला ही पागलपन करता था, मुझे लगा अरे बहुत सारे पागल है, मुझे अकेले को करने की क्या जरूरत है। मैं पागलों में शामिल हो गया और फिर सारे देश के पागलों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उनसे भी ज्यादा करने लगा। तो पागलों ने सोचा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये आदमी ठीक है, क्योंकि ये हम तो पागल थे, ये ज्यादा पागल है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ज्यादा पागल होगा वही होगा, कोई थोड़ी होगा। तो मैं नौकरी करते करते करता था, तो मैं ज्यादा पागल होने की वजह से नौकरी छोड़ के करने लग गया। तो लोगों लगा हाँ ये सही पागल है, क्योंकि नौकरी मिली नौकरी तो कोई छोड़ता नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, छोड़ के करने लग गया। और इस वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन सारे देश भर में फिजिकली मीटिंग किए, सारे देश भर में 32 राज्यों में फिजिकली जाकर मीटिंगें किया। इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और लगातार 50 साल हो गए। तो जब मैं 50 साल से कर रहा हूं और अभी भी नहीं थका हूं, अभी भी ये काम करने के लिए मैं कह रहा हूं, और मैं तब कह रहा हूं जब मैं खुद कर रहा हूं, करते रहने के आधार पर कह रहा हूं कि अभी मैं और 10-20 साल कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है और 10-20 साल तो मैं तो करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ताकत है। अभी तो मैं ऐसा सीधा खड़ा हूं, सीधा हो ना, ऐसा तो नहीं हो ना, ऐसे सीधा ही हूं। तो इतनी उम्र में आदमी ऐसा झुक जाता है, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, तो ऐसे ही रहूंगा ऐसा मुझे लगता है, सीधा ही खड़ा रहूंगा ऐसा मुझे लगता हूं। क्योंकि सीधा काम कर रहा हूं तो टेढ़ा होने की क्या जरूरत है, टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, सीधा ही काम कर रहे हैं, सरल काम कर रहे हैं, और सरलता से ही लोगों को हम समझा रहे हैं। और कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कह नहीं रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो हमको मौलिक अधिकार मिला है, केवल अधिकार नहीं मिला है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये कहने का सारे देश भर में घूमकर कहने का अधिकार है, और कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका, आज तक नहीं रोका, रोक ही नहीं गा सकते। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत कोई रोकने का प्रावधान ही नहीं है। और एक प्रावधान है आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कोई रोका ना जाए, सुप्रीम कोर्ट देखरेख करे, कोई रोके ना। ये प्रावधान है, ये बाबा साहब अंबेडकर का दिमाग है। उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान किया कि ये 19 का अधिकार दिया जाता है, दूसरे ताकतवर लोग रोक सकते हैं, तो प्रावधान 32 में किया रोकने का अधिकार नहीं होगा। रोकने की कोशिश करेगा तो रोकने को रोक लगाने का अधिकार 32 में लगा दिया गया है। तो सारी व्यवस्था है, हमको करने की जरूरत है, संविधान के दायरे में करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई चाकू छुरी बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत में तो अपने जिंदगी में इतना सा कुछ चाकू इतना कुछ नहीं उठाया। चाकू छुरी बंदूक गोली की तो बात मैं करता नहीं हूं, उठाने की तो जोड़ो, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करने के बावजूद, कोई हथियार ना उठाने के बावजूद, ओडिशा में आरएसएस ब्राह्मणों के लोगों ने
हमें अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने से रोका? तो मैं ये समझता हूँ उनको डर लगा इसलिए रोका। हमें डर लगा इसलिए नहीं रोका, उनको डर लगा इसलिए रोका। अगर वो डर रहे हैं तो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं खुश होकर वहां से वापस आया और ऐलान कर दिया, पहले ही वहीं से ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को 22 फरवरी को घेरा जाएगा। ऐलान कर दिया, वो बंद कर दिया, आरएसएस को हेडक्वार्टर को घेरा जाएगा। अब आप बंद कर दो, तो बंद किया नहीं अभी तक, और हम घेरेंगे। जहां तक हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वहां तक संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करेंगे। आज तक कांग्रेस के लोग, तमाम संगठन के लोग आरएसएस का बयानों में विरोध करते रहे हैं, किसी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जाके विरोध करने का काम नहीं किया। केवल हम लोग हैं जो उसके हेडक्वार्टर में जाकर के विरोध कर रहे हैं। वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी ब्राह्मण ही हैं। कम्युनिस्टों के ब्राह्मण हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण हैं, सोशलिस्टों के ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते, और करते हैं तो बयानों में करते हैं, और बयानों में करने के बाद पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ने के बाद बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में, पार्लियामेंट में बोलने के बाद दोपहर में खाना खाने के लिए पार्लियामेंट की कैंटीन होती है, वो साइड में बीजेपी वाला बैठता है, ए साइड में कांग्रेस वाला बैठता है, और दोनों मुर्गी का ऑर्डर देते हैं और दोनों मिलके खाते हैं। वो हमारी जैसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो तो हमें लड़ाई लड़ रहे हैं ये दिखाने का स्वांग करते हैं, दिखावा करते हैं, ताकि हम लोगों को लगे कि नहीं हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, न लड़ सकते हैं। वैसे भी हम लोगों को स्वोद्धार का रास्ता अपनाना चाहिए, स्वतः का उद्धार करने का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारा उद्धार कोई और करेगा इस पर हमको यकीन क्यों करना चाहिए? अगर यकीन किया होता तो फिर संगठन का निर्माण काहे के लिए करते? आत्मोद्धार का, स्वतः का उद्धार करने का रास्ता हमने अपनाया, इसलिए स्वतः का संगठन बनाया। तो अपना संगठन बूथ लेवल तक और बूथ से नीचे जो सामाजिक समूहों की बात मैंने आपको बताई, अगर आप लोग निर्धारित कर लो जितने हैं उतने, तो साल भर में ही हो जाता है। अपने अपने जिले में करना है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एजेंडा बना के करना है। जो मैंने आपको बताया, जिले में जाके 10-20 कार्यकर्ता के बीच में चर्चा करो और 10-20 कार्यकर्ताओं को साल भर का कार्यक्रम बनाओ, 3 महीने का कार्यक्रम बनाओ, और हर हफ्ते सैटरडे संडे की छुट्टी में जाओ। डेली भी मत जाओ, सैटरडे संडे की छुट्टी में। और मेरे जैसा कोई पागल आदमी है तो शाम के समय भी जा सकते हो। पागल होना जो जरूरी है। जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं वो अपने मकसद के प्रति पागल होते हैं। पागल कौन होते हैं? मतलब कपड़े फाड़ने वाले पागल नहीं बोल रहा हूं। पागल वो भी होते हैं जो अपने ही कपड़े फाड़ते हैं तो देखने वाले अरे पागल है, अपने ही कपड़े फाड़ रहा है। दूसरे के कपड़े फाड़ने वाला और अपने कपड़े फाड़ने वाला, ये तो फर्क है ना। तो अपने कपड़े फाड़ने वाले को लोग बोलते हैं पागल है। मैं उस पागलपन की बात नहीं कर रहा हूं। सेंसिबल पागल, दिमाग का पागल। दिमाग का पागल क्या करता है? वो 8 घंटे काम नहीं करता, वो कभी जरूरत पड़ा तो 14 घंटे करता है, 16 घंटे करता है, और कभी कभी आवश्यकता पड़ी 24 घंटे करता है। 24 घंटे लगा देता है। तो समय का सारा मामला समय का है कि आप अपने जिंदगी का कितना समय जो रिसोर्स है वो परिवर्तन करने में लगाते हो। समय एक रिसोर्स है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास हुनर है, आपके पास रिसोर्सेस है, तमाम किस्म के रिसोर्सेस है, आपके पास समय नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समय सबसे ज्यादा मूल्यवान समय है। सारे रिसोर्सेस समय में कंसंट्रेट करने पड़ते हैं, समय लगाना पड़ता है।
जितना ज़्यादा समय लगाओगे उतना ज़्यादा जल्दी परिवर्तन होगा। ये काम हमको करना चाहिए, ये काम पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को कहना चाहता हूं। साथियों, ये हर साल कार्यक्रम होता रहेगा, हर साल हम कार्यक्रम करते रहेंगे। तो हम लोगों को इससे जो प्रेरणा मिलती है वो समाज में फैलानी चाहिए। क्या प्रेरणा है? तो पेशवा ब्राह्मण और हमारे मूल्यवासी लोग, इनके बीच में लड़ाई हुई। पेशवा ब्राह्मणों में और हमारे लोगों के बीच में लड़ाई हुई, और हमारे लोग पेशवा ब्राह्मणों को परास्त करने में कामयाब हो गए, विजयी हो गए। ये आप लोग सुन रहे हैं, ये विजय का इतिहास। आप लोगों को अपने हद तक नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बोलना चाहिए, और उन लोगों को बोलना चाहिए जिनको पता नहीं है, और उनको केवल बताने का काम नहीं करना चाहिए। हमारे आंदोलन में वैचारिक रूप से लोगों को सहभागी कराने का काम करना चाहिए। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक ये काम करना चाहिए। साथियों, संभाजी महाराज को ही मारा गया, उसकी हत्या की गई। अगर संभाजी महाराज को मारा गया, उसकी हत्या की गई, तो संभाजी महाराज की हत्या तो ब्राह्मणों ने की। मगर संभाजी महाराज तो राजा थे, उनके पास तो राज था। हैरान करने वाली बात क्या है? मुगल और पेशवा ब्राह्मण आपस में मिल गए। आज ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में बात करते हैं, सारे देश भर में आज ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में बात करते हैं। जो ब्राह्मण आज मुसलमानों के विरोध में बात करते हैं, उन ब्राह्मणों ने मुसलमानों के साथ मिलकर, मुगलों के साथ मिलकर संभाजी महाराज का, बहुजन समाज का खात्मा किया। ये इतिहास है। अगर ये इतिहास है कि मुसलमानों ने, यहां जो पेशवा ब्राह्मण है, उन्होंने मुगलों के साथ मेल मिलाप करके संभाजी महाराज को खत्म किया, ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं, बहुत खास बात बता रहा हूं। आज का ब्राह्मण हमें हमारे बहुजन समाज में आकर मुसलमानों के विरोध की बात बताता है, और मुसलमानों की बार बार मुसलमानों की बात ब्राह्मणों को जाके नहीं बताता। SC ST OBC कुणबी मराठा में जाके बताता है, और इतना बताता कि हमारे लोगों को उतनी ही बात समझ में आती, उतनी ही बात समझ में आती, वो सारे फडणवीस के समर्थन में खड़े हो जाते। अगर फडणवीस के समर्थन में SC ST OBC कुणबी मराठा समर्थन में खड़े नहीं होते, मुख्यमंत्री होता क्या महाराष्ट्र का? नहीं हो सकता था। हमारे ही लोगों ने उसका समर्थन किया, हमारे ही लोगों ने अगर समर्थन किया, इस वजह से अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया, तो हमको तो कहता है मुसलमानों के विरोध में बातें करता। इतिहास में मुसलमानों के साथ, मुगलों के साथ मेल मिलाप करके संभाजी महाराज को मारा, और आज मुसलमानों के विरोध की बात हमको बता रहा है, हमको बताकर हमको मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर रहा है, और नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में रख रहा है। जब नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में रहेगा, तो जिसके हाथ में नेतृत्व रहेगा वही ना मुख्यमंत्री होगा। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया। हमको मुसलमान के विरोध में खड़ा किया, और हमने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर हमने नहीं बनाया होता तो फडणवीस मुख्यमंत्री हो गया होता क्या? सारे देश की बात नहीं बता रहा हूं, इधर की, महाराष्ट्र की, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। करंट उदाहरण दे के समझा रहा हूं, ताकि जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी हमारे लोगों के भेजे में आ जाए। तो ये बातें समझने की है, और समझने के बाद
जो समझदारी हमारे अंदर डेवलप हो गई है उसके अनुसार आचरण करने की है और वैसा काम करने की है। अगर इतना एक सबक भी आज की इस चर्चा से हमने सीखा तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इतना करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना समझना है 1000 सबक सीखने के बजाय एक सबक सीखो और ये सबक सीखकर उसी सबक के अनुसार काम करो, हो गया। सवाल तो लोगों को संगठित करने का है, चाहे 1000 सबक सीख कर करो या एक सबक सीख कर करो। तो इस तरह से अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को संगठित करने की जरूरत है और बहुजन समाज की संगठन निर्माण करने की जरूरत है। केवल जो हमारे विरोध में बोलते हैं, अरे जैसे अभी सोशल मीडिया की कुछ बातें इन लोगों ने, हमारे लोगों ने की कि अभी अंबेडकरवादी लोग हैं, कहा ना, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है ना कि अभी ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं, अभी सब मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है, अंबेडकरवादी दुश्मन, बाकी को छोड़ो, ये अंबेडकरवादी लोगों को पकड़ो, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। इससे आप लोग क्या सबक लेते हैं? अंबेडकरवादी लोगों को पकड़ो, इसका मतलब है एक जाति के लोगों को पकड़ो, एक जाति के लोगों की पिटाई करो। इसका उपाय क्या है? बहुजनों की 6000 जाति को पकड़ो, ये उपाय है। अगर आप अपने ही जाति में फिर तो आपकी पिटाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप तो खुद ही अपनी आपकी पिटाई कर लोगे। तो 6000 जाति के लोगों को जगाओ, 6000 जाति के लोगों को जगाने के बाद जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करो, संगठित शक्ति का निर्माण करो और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन के लिए करो। बस ये करना है। इतना करोगे तो भी बहुत है, और बहुत ज़्यादा बात अगर आपको बताऊंगा बदहजमी होने का भी खतरा है, तो जो बताया वो भी वेस्ट चला जाएगा, और ज़्यादा बताऊंगा बदहजमी होगा, तो जो हजम हुआ वो भी खराब हो जाएगा और जो हजम नहीं हुआ वो भी खराब हो जाएगा। तो इतना ही हजम करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।